आजकल हैदराबाद को लेकर बड़ी राजनीति हो रही है। हैदराबाद के भारत में विलय के 75 साल होने वाले हैं। केंद्र सरकार इस मौके को हैदराबाद लिबरेशन डे के तौर पर मना रही है। तेलंगाना की सरकार और ओवैसी जैसे नेता इस दिन को नेशनल इंटीग्रेशन डे के तौर पर मना रहे हैं। एक पक्ष का मानना है कि हैदराबाद को निजाम के शासन से मुक्ति दिलाई गई थी, इसलिए लिबरेशन डे है, लिबरेट हुए थे हम, तो इसलिए लिबरेशन डे मनाइए। दूसरे पक्ष का मानना है कि हैदराबाद देश के साथ जुड़ गया था, इसलिए इंटीग्रेशन डे मनाइए, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हुआ था देश में। इन दो राजनीतिक विचारों के बीच आज आपको हैदराबाद के विलय का इतिहास बताने जा रहा हूं, क्योंकि नेता तो अपने अपने हिसाब से लिबरेशन डे, इंटीग्रेशन डे बताएंगे। वैसे हैदराबाद हमेशा से हिंदुस्तान का हिस्सा रहा, निजाम का राज था, निजाम अलग होना चाहते थे, नहीं हुए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो इंटीग्रेट हो गए। लिबरेशन कह रही है बीजेपी, इंटीग्रेशन कह रहे हैं ओवैसी और टीआरएस के लोग। लेकिन ये कहानी क्या थी 75 साल पहले वाली, आज जरा उसका पूरा चैप्टर आपको सुनाता हूं। इतिहास यह है कि भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन हैदराबाद का भारत में विलय करीब एक साल के बाद, यानी 17 सितंबर 1948 को हो सका। यानी एक साल के बाद भारत को आजादी मिलने के बाद हैदराबाद के भारत में विलय में एक साल क्यों लगा भाई? इसकी वजह यह थी कि हैदराबाद में तब निजाम का शासन था। निजाम चाहता था कि अंग्रेजों के जाने के बाद हैदराबाद को आजादी मिल जाए और उसका सीधा संबंध सिर्फ ब्रिटिश राज से रहे, मतलब वो एक अलग कंट्री टाइप हो जाए और ब्रिटिश से उनका संबंध रहे। इंडिया के बीच में रहते हुए, एक तरीके से इंडिया के साथ हिस्से में रहते हुए वो एक अलग कंट्री टाइप रहे। लेकिन बंटवारे और आजादी का वक्त आते आते यह साफ हो चुका था कि अलग स्वतंत्र रियासत बनाए रखना मुमकिन नहीं होगा और रियासतों को भारत या पाकिस्तान में किसी एक को चुनना होगा। हैदराबाद में निजाम तो मुस्लिम शासक था, लेकिन जो आबादी थी वो 85% जनता हिंदू थी। इसलिए हैदराबाद का भारत में विलय होना तय था। अगर आप वहां पर जनमत संग्रह कराते, 85% आबादी जो है वो हिंदुओं की थी, तो लोगों को लगता था कि बहुत संभव है कि वो कहेंगे भाई हम हिंदुस्तान के साथ रहें, हम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। फिर भी हैदराबाद के निजाम ने जून 1947 में यह फरमान जारी कर दिया कि भारत की आजादी के बाद हैदराबाद एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। अपने मन से कह दिया कि स्वतंत्र होंगे। हैदराबाद के निजाम ने जून 1947 में तत्कालीन वायसरॉय को संदेश भिजवा दिया कि हैदराबाद किसी हालत में आजाद भारत का हिस्सा नहीं बनेगा। हैदराबाद के निजाम ने अपने पक्ष को मजबूती से रखने के लिए इंग्लैंड का एक मशहूर वकील भी कर लिया था। उसका नाम था सर वॉल्टर मॉन्कटन। इसको हायर कर लिया। और ये कौन था? छोटा मोटा वकील नहीं था, ये ब्रिटेन के किंग का काउंसिल था। उसको इस निजाम ने रखा कि तुम मेरा केस लड़ना। हैदराबाद की तरह ही भोपाल और जूनागढ़ की रियासत थी, जहां हिंदू बहुल प्रजा थी और शासक मुस्लिम था। लेकिन हैदराबाद का महत्व दूसरी किसी रियासत से ज्यादा था। हैदराबाद का विलय करना आजाद भारत के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि जो लोकेशन थी हैदराबाद की, और उस वक्त का हैदराबाद अभी वाले हैदराबाद से और बड़ा था। आप देखिए कैसे बिल्कुल बीच में। अगर निजाम का सपना पूरा हो जाता तो पूरा उत्तर भारत दक्षिण भारत से कट जाता। अब आप सोच रहे हैं इधर उत्तर भारत जो है ऊपर में वो भारत है, नीचे वाला भारत है, और बीच में हैदराबाद कह रहा था हम अलग अपनी दुकान चलाएंगे। अरे बॉस, ऐसा थोड़ी होगा, क्योंकि हैदराबाद के निजाम की रियासत उस वक्त सबसे बड़ी रियासत थी। उस वक्त हैदराबाद रियासत का कुल एरिया 80,000 वर्ग मील से ज्यादा था, जो इंग्लैंड स्कॉटलैंड के कुल इलाके से ज्यादा था। आबादी भी बड़ी थी, 1,60,00,000। उस वक्त हैदराबाद रियासत में आज का तेलंगाना आ जाता, कलबुर्गी के उत्तर पूर्वी जिले आ जाते, बेल्लारी, रायचूर, यादगीर, कोप्पल, विजयनगर और कर्नाटक का बीदर और महाराष्ट्र का मराठवाड़ा इलाका तक शामिल था। सोचिए कितना बड़ा इलाका था। और निजाम जो कह रहा नहीं, हम अपने अलग चलेंगे। इस खतरे को तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल अच्छे से समझते थे। इसलिए सरदार पटेल ने साफ तौर पर कह दिया था कि आजाद हैदराबाद हिंदुस्तान के पेट में कैंसर जैसा है। ये पेट में ही है ना, बिल्कुल बीच में। अगर कोई चीज जो है वो कहेगी कि हम अलग स्वतंत्र रहेंगे, तो पेट में कैंसर जैसा ही रहेगा, हमेशा आपको परेशान करेगा। हैदराबाद का निजाम अपना स्वतंत्र राज इसलिए भी चाहता था क्योंकि वो उस वक्त दुनिया का सबसे अमीर इंसान था, सबसे अमीर इंसान दुनिया का।
उसके पास पैसा ही पैसा। हैदराबाद के तब के निजाम का नाम था मीर उस्मान अली खान। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये मीर उस्मान अली खान की तस्वीर है, उस वक्त का हैदराबाद का निजाम। इस भाई की 1937 में टाइम मैगजीन ने कवर पेज पर फोटो छाप दी थी। 1937 में। आजकल आप पढ़ते हैं ना कि नरेंद्र मोदी की फोटो छप गई टाइम मैगजीन के कवर पेज पे, फलाने की फोटो छप गई, बड़ी प्रतिष्ठा की बात मानी जाती है। 1937 में भाई के पास, निजाम भाई के पास इतना पैसा था कि कवर फोटो टाइम मैगजीन ने छाप दी और उसे दुनिया का सबसे अमीर शख्स बताया था। आज की डेट में आप किसका सुनते हैं? किसी अंबानी अडानी का सुनते हैं। उस वक्त उस भाई की इतना पैसा था कि छप गया फोटो। उस वक्त निजाम के पास कहते हैं $2 बिलियन की दौलत थी, जो आज के हिसाब से अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो 18,83,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 18 लाख करोड़ से ज्यादा। सोच रहे हैं 18 लाख करोड़। भारत में कई राज्य होंगे जिनका इतना बड़ा बजट नहीं होता। निजाम के पास 800 करोड़ रुपए के तो हीरे थे और 400 करोड़ रुपए का सोना चांदी था। गोलकुंडा की हीरे की खदान निजाम के पास थी और उस वक्त दुनिया में हीरे सिर्फ गोलकुंडा की खदान से निकलते थे। हैदराबाद का निजाम मीर उस्मान अली खान इतना अमीर था कि 186 कैरेट के हीरे को पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करता था। मतलब जो पेपर रखा है उसको दबाने के लिए हीरा का इस्तेमाल करता था, पेपर वेट के लिए, कि रखो इसको। ये जो हीरा आपको दिखा रहा हूं, ये वही हीरा है जो निजाम पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करता था। इस हीरे का नाम भी रखे हुए था कि जैकब इसका नाम। और 185 कैरेट के इस हीरे की कीमत आज की तारीख में 400 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये हीरा कोहिनूर हीरे से भी बड़ा है। दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में इस हीरे की प्रदर्शनी भी होती है। इसके अलावा निजाम की गोल्फ बॉल भी हीरे की बनी होती थी। गोल्फ खेलता था हीरे की बॉल से। इतना पैसा भाई के पास था। लेकिन दुनिया का सबसे अमीर आदमी होने के अलावा हैदराबाद का निजाम उस्मान अली खान बेहद कंजूस आदमी था। मतलब इधर से झाड़े तो हीरा गिरे, उधर से झाड़े तो हीरा गिरे, लेकिन दिल सूखा था। एकदम कंजूस आदमी था। थोड़ा वो बताता हूं, फिर आगे का बताऊंगा कि क्यों इतना कंजूस था। निजाम के अरबों की संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वो निजी जीवन में कंजूस था। निजाम टीन के बर्तन में खाना खाता था, 400 करोड़ का पेपर वेट रखता था, गोल्फ खेलता था हीरे के बॉल से और खाना खाता था टीन के बर्तन। इतना कंजूस। घर में कोई आदमी आया और सिगरेट पीकर छोड़कर जाता था तो निजाम उसे ही पीने लगता था कि कौन दूसरा सिगरेट जलाए, इसी से पी लो, पैसा बचेगा। मैले कुचले कपड़े पहनता था। करोड़ों लाखों करोड़ का मालिक मैले कुचले कपड़े पहनता था। ये फोटो खिंचवाने के लिए ढंग का पहना है। घटिया किस्म की चप्पल पहनता था। इतना ही नहीं, कहा जाता कि निजाम ने 35 साल तक अपने सिर पर एक ही फैज यानी गोल टोपी पहनकर रखी ताकि खर्चा ना हो दूसरी टोपी का। हैदराबाद के निजाम की कंजूसी के कई किस्से मशहूर हैं। मशहूर लेखक डोमिनिक लैपियरे ने और लैरी कॉलिंस ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा है कि किसी शाही कार्यक्रम में अगर मेहमानों को शैंपेन पिलाई जाती तो निजाम की निगाह बोतल पर रहती थी कि कहीं ज्यादा तो नहीं पी ले रहे हैं ये लोग। एक बार लॉर्ड वेवेल बतौर वायसराय हैदराबाद आने वाले थे तो निजाम ने उनको तार लिखकर पूछा कि युद्ध के कारण महंगाई है और ऐसे माहौल में क्या आप शैंपेन पीना पसंद कर पाएंगे। मतलब उसको लगा थोड़ा पैसा बच जाएगा अगर बता देंगे कि युद्ध की वजह से महंगाई चल रही। उस समय ज्यादातर राज्यों में रिवाज था कि साल में एक बार धनी लोग शासक को सांकेतिक तौर पर सोने के उपहार देते थे। इन उपहारों को शासक उपहार छू कर वापस कर देता था, लेकिन हैदराबाद का निजाम खुद को मिलने वाले हर उपहार को लपक लेता था। लाओ इधर रखो, मेरा गिफ्ट है। एक बार तो किसी ने निजाम को सोने का सिक्का दिया, सिक्का गिर गया, निजाम फौरन सिक्के के पीछे भागा। उधर सिक्का लुढ़क रहा है, इधर निजाम दौड़ रहा है और बच्चों की तरह घुटनों पर चलकर सिक्के को खोजने लगा। ऐसा पैसे के लिए उसका लगाव था। निजाम की कंजूसी का एक और किस्सा है। जब निजाम की तबीयत खराब हुई और उसका ईसीजी टेस्ट होना था तो बंबई से डॉक्टर ईसीजी मशीन लेकर हैदराबाद आया। जब डॉक्टर ने ईसीजी मशीन चालू करने की कोशिश की तो मशीन चल नहीं रही है। परेशान हो गया कि मशीन नहीं चल रही है। बाद में पता चला कि निजाम ने उस कमरे की बिजली कटवा दी थी जिससे बिजली का बिल ज्यादा ना आए। तो क्या चलती है ईसीजी मशीन? ये था
लाखों करोड़ की संपत्ति वाला निजाम इतना कंजूस। निजाम के पास 24,000 जवानों की अपनी सेना थी। ये तो अलग बात हो गई कंजूसी की, थोड़ा इसके बारे में बता रहा था। अब आता हूं कि क्यों उस वक्त इतना तमाशा हुआ। निजाम के पास 24,000 जवानों की अपनी सेना थी, लेकिन निजाम की असली ताकत थी रजाकारों की वो फौज जो हैदराबाद को इस्लामी राष्ट्र बनाना चाहते थे। इनका नेता था कासिम रिजवी। बहुत ध्यान से नाम सुनिए, कासिम रिजवी। कासिम रिजवी मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन इसका नेता था। मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन क्या हुआ? MIM। आजकल आप AIMIM सुनते हैं, अभी AI को साइड रखिए, अभी MIM पे रहिए। उसका नेता था कासिम रिजवी, जिसके नेतृत्व में इत्तेहाद के सदस्यों की संख्या 10 लाख तक पहुंच गई। इनमें से 1 लाख रजाकारों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। हर एक रजाकार को यह कसम दिलाई गई कि वो दक्कन में मुस्लिम सत्ता को कायम रखने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। कासिम रिजवी वैचारिक तौर पर बहुत कट्टर था। खुद को हैदराबाद का जिन्ना ही नहीं बल्कि जिन्ना से भी ज्यादा कट्टर मानता था। कासिम रिजवी अपने घर में जिन्ना की तस्वीर लगाकर रखता था और कहता था कि दुनिया में जहां भी मुसलमान का हित होगा वहां जाकर लड़ेगा। कासिम रिजवी और उसके रजाकारों ने हैदराबाद में खूब खून खराबा किया। अगस्त 1947 में भारत की आजादी के वक्त जब बंगाल और पंजाब में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, तो हैदराबाद में रजाकारों ने हिंदू विरोधी हिंसा फैलाई। ये रजाकार हैदराबाद की हिंदू बहुल आबादी पर जुल्म करने लगे, उनका कत्लेआम करने लगे, हिंदुओं को घरों से निकालने लगे, उनके गांव जलाने लगे। रजाकारों की फौज ने हैदराबाद से भगाए गए हिंदू परिवारों के घरों में बाहर से मुसलमानों को लाकर बसाना शुरू किया, ताकि वो इलाका मुस्लिम बहुल इलाका बन जाए, मुसलमानों को बहुसंख्यक बनाया जा सके। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक रजाकारों की फौज हैदराबाद में हर दिन 70 हिंदुओं का कत्ल कर रही थी। एवरी सिंगल डे 70 हिंदूज वर बीइंग किल्ड इन हैदराबाद। तो इसलिए जो हैदराबाद के लिए कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन हो गया, बॉस, ये निजाम से मुक्ति मिली, लिबरेशन हुआ। क्योंकि वो निजाम जिसके यहां 85% आबादी हिंदुओं की थी, अपनी आंख के सामने रजाकारों को रोज 70 हिंदुओं को मारते देख रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। अच्छा, इतना ही नहीं, हिंदुओं को, ये मुसलमानों को भी नहीं छोड़ रहे थे जो इनका विरोध कर रहे थे। मुसलमानों को भी मार देते थे। अगर विरोध करोगे तो तुम तब तक इनके काम के मुसलमान हो जब तक इनके साथ रहो। निजाम और रजाकारों को भारत से अलग रहने का उकसावा पाकिस्तान से भी मिल रहा था, क्योंकि जिन्ना ने अंग्रेजों से कह दिया था कि अगर हैदराबाद का भारत में विलय के लिए दबाव बनाया गया तो हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान, पूरे देश के 10 करोड़ मुसलमान एक होकर हिंदुस्तान के सबसे पुराने राजवंश की रक्षा करेंगे। ये जिन्ना ने बोल दिया कि सारे मुसलमान एक साथ आ जाएंगे, चिंता मत करो। इन हालात के बीच हैदराबाद रियासत में हालत यह हो गई कि हिंदू आबादी का हैदराबाद से तत्कालीन मद्रास की तरफ पलायन शुरू हो गया। रोज मार रहे 70 हिंदू, क्या करेगा वो बेचारा? चलना शुरू हो गया। और तत्कालीन मद्रास की तरफ से सरदार पटेल को एक चिट्ठी लिखी गई कि हिंदू शरणार्थियों की आई बाढ़ की व्यवस्था करना कठिन होता जा रहा है। इसी बीच 1948 में यह भी पता चला कि पाकिस्तान से हथियार और गोला बारूद हवाई जहाजों से भरकर हैदराबाद के निजाम की सेना के लिए पहुंचाए जा रहे हैं। इस बीच तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन आखिर तक निजाम से यह कहते रहे कि वो अपनी जिद छोड़ दे और भारत में विलय के लिए तैयार हो जाए, और ऐसा करके वो अपनी रियासत और अपने खानदान को बचा लेगा। लेकिन निजाम तो अपने सातवें आसमान पे था, पैसा था, अपनी फौज थी और रजाकारों की फौज थी। उसको लग रहा था मैं तोप हूं। उसको पता ही नहीं था कि इधर अभी सरदार पटेल हैं, सारे तोप का गोला बारूद उन्हीं की तरफ घुमा देंगे। हैदराबाद का निजाम बातचीत की भाषा भी नहीं समझ रहा था अंग्रेजों की। इस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस समय गृह मंत्री थे, उनका सब्र टूट रहा था, ज्यादा बर्दाश्त तो करते नहीं थे वो। जैसे लॉर्ड माउंटबेटन ने जून 1948 में गवर्नर जनरल के पद से इस्तीफा दिया, वैसे ही सरदार पटेल ने फाइनल फैसला लिया और बातचीत को एक किनारे रखकर भारतीय सेना की एक टुकड़ी को हैदराबाद भेज दिया। इसका नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद पहुंच गई। सिर्फ 5 दिन
5 दिन लगा हैदराबाद रियासत को कंट्रोल में ले लिया। जो निजाम और रजाकार और एमआईएम के लोग इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे, कासिम रिजवी वगैरह, वो 5 दिन में खत्म हो गए। 5 दिन नहीं टिक पाए सरदार पटेल ने जो भारतीय फौज भेजी उसके सामने। दुनिया के किसी देश की हिम्मत नहीं हुई कि वो निजाम की मदद करे। निजाम की 24,000 की सेना के साथ 1.5 लाख रजाकार भी थे, लेकिन निजाम की सेना और रजाकार भारतीय सेना के सामने टिक नहीं पाए। भारतीय सेना के 42 जवान शहीद हुए और 2000 रजाकार मारे गए थे। कहां सेना के 42 जवान शहीद हुए और कहां 2000 रजाकारों को खत्म कर दिया। निजाम और रजाकारों की सेना पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। 17 सितंबर 1948 तक हैदराबाद भारत के कंट्रोल में आ चुका था। 18 सितंबर 1948 को निजाम के चीफ कमांडर ने सरेंडर कर दिया। 17 सितंबर की रात को निजाम ने रेडियो पर संदेश जारी किया, जिसमें उन्हें रजाकारों पर बैन लगाने का भी ऐलान कर दिया। भारतीय सेना से हारने के बाद निजाम ने कह दिया कि हैदराबाद में जो अत्याचार हुए उसका दोषी कासिम रिजवी और उसके ट्रेंड किए हुए रजाकार थे। तो तुम निजाम किस बात के भाई थे? तुम कह रहे थे कि तुम इस्लामिक राष्ट्र बनाओगे, तो किस बात का इस्लामिक राष्ट्र बना रहे थे इतना पैसा जेब में रखकर कि कासिम रिजवी और उसकी रजाकारों की फौज जो है वो हिंदुओं को मार रही थी और तुमसे रोका नहीं गया और तुमको अलग देश बनाना था। खैर, चूंकि जब मामला समझ में आ गया कि टिकेगा नहीं, तो सब कासिम रिजवी पर डाला। हालांकि कासिम रिजवी भी कोई बहुत संत आदमी नहीं था, लेकिन हाँ, उसने जो किया उसमें इस आदमी का भी कल्प्रिट होना दिखता है। निजाम का कोई लेना देना नहीं था, ये उसने कह दिया। निजाम और उसके परिवार को भारतीय सेना ने हाथ नहीं लगाया। निजाम ने एक फरमान जारी किया कि अब से भारत का संविधान हैदराबाद का भी संविधान होगा। देश की 562वीं रियासत के तौर पर हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। 25 जनवरी 1950 को निजाम ने भारत सरकार के साथ एक समझौते पर साइन किया, जिसके मुताबिक भारत सरकार ने निजाम को सालाना 42,85,000 रुपए की प्रीवी पर्स देना तय किया।